नमस्कार, मैं मीनाक्षी उनियाल, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ललोटना, जौनपुर टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु सस्वर वाचन, कठिन शब्द अर्थ, मुहावरे, अभ्यास कार्य। जहाँ चाह वहाँ राह। हम अपने दैनिक कार्य अपने हाथों से करते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बाल बनाना, मंजन करना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि। लेकिन आज हम ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम इला है और जो अपने दोनों हाथों से कोई भी काम नहीं कर पाती। तो ऐसे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखे गए हैं। यह लड़की अपने हाथों से काम नहीं कर पाती। जो काम वह अपने हाथ से नहीं कर पाती वह उसने पैरों से करना शुरू कर दिया। इसलिए आज इला की ज़िंदगी के बारे में जानना ज़रूरी हो गया है कि उसने अपनी इस चुनौती को कैसे अपनी जीत में बदल दिया। मलमली सूती कपड़ा। जो मलमल का सूती कपड़ा होता है बहुत महीन होता है, बहुत मुलायम होता है। तो मलमली धोती का बादामी रंग, जो उसका रंग है ब्राउनी कलर, वो खिल उठा था, बहुत चमक रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। जो इला सचानी ने धोती के किनारों पर टांके किए हुए थे वो कसूती के थे। कसूती कर्नाटक की पारंपरिक कढ़ाई है और उस पर बेल बनाई हुई थी। बेल कहते हैं फ्लावर्स और पत्तियों से बनाई जाती है। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रही थी। जो धोती का पल्लू था उस पर भरवा टाके कहते हैं कि बाहर से जैसे ये फूल है उसकी आउटलाइन कर दी जाती है और उस पर टाँकों से उसकी भराई की जाती है, उस पर टाँके लगाए जाते हैं जो बहुत उभरे हुए होते हैं। वो अपना कमाल दिखा रहे थे, वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ब्राइट लग रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। उस मलमल के कपड़े में जो सुनहरे सोने के रंग के, सुनहरे मतलब सोने के रंग के, रुपहले चांदी जैसे, जो सुनहरे और रुपहले धागे थे, तो वो बेल बूटे जो हैं उन धागों से बनाए गए थे। उससे उस मलमल के कपड़े में जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला सचानी ने जो ये बेल बूटे हैं, जो धोती में एम्ब्रॉयडरी करी गई थी, जो कढ़ाई करी गई थी, वो इला सचानी ने सजाई थी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। जो इला की हिम्मत थी उसकी अनूठी, अनूठी माने अनोखी। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण, कि जब हम कोई उदाहरण देते हैं, जब हम कोई अच्छे काम करते हैं तो वो हमारे लिए उदाहरण बनते हैं। तो ये इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल ये कढ़ाई के नमूने इसलिए हैं क्योंकि जो काम हम हाथ से करते हैं वो काम इला ने अपने पैरों से किया। इला 26 साल की है और गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। जब इला छोटी थी तो वह अपने नाना के यहाँ अमरेली जिले के राजकोट गांव में रहती थी। वहाँ उनका बचपन बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। जैसे ही शाम होती सारे मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि शाम होते ही मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है और धूप छिप जाती है। तो जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो घर से
बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते। कुछ बच्चे जो हैं मिट्टी में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कनेर के पत्ते लंबे होते हैं, इनको गोल गोल करके बच्चे, पिटपिटी का मतलब होता है सीटी बजाते। कुछ गिट्टी खेलते। गिट्टी खेल में पत्थरों से खेला जाता है और 5 पत्थर होते हैं, उनको उछाल कर बच्चे इस खेल को खेलते हैं। वह कुछ इधर उधर से टूटे फटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। और कुछ बच्चे जो हैं टूटे फूटे जो घड़े होते थे उनके ठीकरे, ठीकरे मतलब उनके टुकड़े बटोर कर पिट्ठू खेल में पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर एक बच्चा इन पत्थरों पर बॉल मारता है और अन्य बच्चे उन पत्थरों को फिर उसके ऊपर रखते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता, जब हम बच्चों का इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंग लेते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंग लेते। जब सब बच्चों का इन खेलों से मन भर जाता तो जो पेड़ की डालियों पर वे अपना झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंग लेते। पेंग लेना कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा झूलना, जोर जोर से झूलना और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की नबोरी सावन जल्दी आई रे। लीला गाने में तो उनका साथ दे देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। लीला गाना तो बहुत अच्छा गा लेती उन बच्चों के साथ, पर उनके साथ जोर जोर से नहीं झूल पाती थी। क्यों? क्योंकि रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। जैसे ही वो रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, क्योंकि उसके हाथ तो काम ही नहीं करते थे और वो अभी बहुत छोटी बच्ची थी, तो उसको मालूम ही नहीं था कि मेरे हाथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती और वो मायूस होकर चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती और मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची थी, वह नहीं जान पाती थी कि मेरे हाथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सकती। जो अन्य बच्चे थे, जो उसके दोस्त थे, वो भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल खेले। तो कभी कभी वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में उन बच्चों के साथ शामिल हो जाती। पकड़म पकड़ाई में एक बच्चा अन्य बच्चों के पीछे दौड़ता है और उनको आउट करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार के खेलों में वो शामिल तो हो जाती थी, लेकिन साथियों के साथ जमकर दौड़ती, उनके साथ दौड़ती भी थी, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। लेकिन जैसे ही धप्पा करने की बारी आती, मतलब आउट करने की बारी आती, तो वो फिर से निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे दें? अगर हाथ ही नहीं उठेंगे तो वो धप्पा कैसे, क्योंकि आउट करने के लिए हाथ उठाना पड़ता है, तो हाथ ही नहीं जब उठ रहे हैं तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे। ठान रखी हो मुहावरा है यहाँ पर, और ठान रखी का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। इला ने अपने हाथों की जो ये जिद थी कि वो उठ ही नहीं रहे थे, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी और मैं भी अन्य बच्चों की तरह काम करूंगी। तो उसने उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। अभी तक हमने यह जाना कि इला एक विशेष प्रकार की लड़की है जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते। उसका जन्म गुजरात में हुआ था। उसका बचपन अपने नाना के यहाँ बीता। अपने दोनों हाथों की वजह से वह कई खेल नहीं खेल पाती, जिसकी वजह से उसे निराशा का सामना करना। अब उसने क्या किया, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। अब उसने जो है, जो काम हम अपने हाथों से करते हैं, उसने वह काम अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं।
दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। जितने भी काम हैं, दाल भात खाना जो हम अपने हाथों से करते हैं, बाल बनाना, फर्श बुहारना माने झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी माने सब्जियां काटना, तख्ती पर, तख्ती एक प्रकार स्लेट होती है और उस पर चौक से लिखा जाता है। तो तख्ती पर लिखना, उसने सब काम अपने पैरों से करना शुरू कर दिया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। अब उसने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। जब उसने एडमिशन लिया तो वहाँ उसको दाखिला में एडमिशन नहीं हुआ, उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर इसलिए चिंता थी कि कहीं उसको चोट ना लग जाए। वह अपने हाथों से काम नहीं कर पाती थी। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर कि वह पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी, वो अन्य बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाएगी, तो उसकी काम करने की गति को लेकर उसको दाखिला नहीं मिला। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। कई काम ऐसे थे जो बहुत तेजी से करती थी कि जो देखने वाले हैं वो दंग रह जाते। तो दंग रह जाना मतलब यहाँ पर मुहावरा है। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से करती कि देखने वाले दंग रह जाते। कई काम ऐसे होते थे कि वह उनको बड़ी फुर्ती से करती कि देखने वाले जो हैं दंग रह जाते। तो दंग रहना यहाँ पर एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है देखते रह जाना। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। इला को कई काम ऐसे होते थे जिसमें उसे परेशानी का सामना करना पड़ता था। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। जो भी उसको परेशानियां आती तो वह उनके आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। मतलब घुटना टेकना यहाँ पर मुहावरा है। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसको जो भी परेशानियां आती थी तो उनके सामने वह घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना यहाँ पर मुहावरा है जिसका मतलब होता है हार मान जाना। तो वह उन परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। जब वह 10वीं में थी तो वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। इला को यह जानकारी ही नहीं थी कि सरकार द्वारा परीक्षा के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त समय दिया जाता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख था। पर यहाँ आकर भी सब कुछ तो खत्म नहीं हो जाता ना। पर यहाँ आकर भी इला ने हार नहीं मानी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। उसकी माँ और दादी जो हैं कशीदाकारी करती थी। तो उसकी माँ और दादी, कशीदाकारी का अर्थ होता है कढ़ाई करने की क्रिया। जो उसकी माँ और दादी करती थी वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। वह अपनी दादी को धागे में, सुई में रेशम पिरोना, जिससे कढ़ाई करते हैं रेशम के धागा, और बूटियां बूटियां अभी आपको बताया था कि फूल और पत्तियों के डिजाइन उकेरते हुए देखती थी। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। अब इला ने भी ठान लिया कि वह भी कशीदाकारी करेगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। और काम तो वो अपने पैरों से करती ही थी, लेकिन यहाँ पर भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया और दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रख।
उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। धैर्य कहते हैं कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था, कि वह उस अवस्था में जब कठिन परिस्थितियां होती हैं तब भी सहनशील रहे, वो हिम्मत ना हारे। तो उसने कुदरत के कि जो उसके हाथ नहीं थे उसको भी झुठला दिया और उसने पैरों से कढ़ाई करनी शुरू कर दी। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो चुकी थी। जो काठियावाड़ी कढ़ाई है उसमें ईला जो है माहिर हो चुकी थी, पारंगत हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी कि किस कपड़े पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये काठियावाड़ी जो है गुजरात की पारंपरिक कढ़ाई है और यह सीप मोती सितारों से बनाई जाती है। तो उसने ये काठियावाड़ी कढ़ाई भी सीखी और उसमें वो माहिर हो चुकी थी। अब उसको रंगों का और धागों का कि किस पर कैसे नमूने बनाए जाएं, उसको उसका ज्ञान हो चुका था कि कौन सा रंग किस कपड़े में खिलेगा, कौन से टाँके लगेंगे, यह सब वह समझ गई। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा किए गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। जो उसने कढ़ाई की थी अलग अलग वस्त्रों में, उन परिधानों की प्रदर्शनी माने शो। प्रदर्शनी कहते हैं नुमाइश, वह स्थान जहाँ तरह तरह की वस्तुएं दिखाने के लिए रखी जाती हैं। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। जो ये वस्त्र थे, परिधान माने वस्त्र, इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ काठियावाड़ की जो कढ़ाई थी उसके साथ लखनऊ की चिकन की कढ़ाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चिकन की कढ़ाई है और ये बंगाल की कढ़ाई है, कांथा कढ़ाई है, वो भी झलक रही थी। ईला ने सभी राज्यों की कढ़ाई के नमूनों की प्रदर्शनी वहां पर लगाई थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को जो डिजाइन की पत्तियां थी उनको उसने चिकनकारी से सजाया था। डांडियों को कांथा से उबारा था। कांथा जो है बंगाल की कढ़ाई है जो उभरी भी होती है, तो जो पत्तियों की डंडियां थी उनको उसने कांथा से उबारा था। पशु पक्षियों को ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियां आपको पता है, त्रिभुज, वर्गाकार। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। जो पशु पक्षियों की आकृतियां हैं उनको ज्यामिति आकृतियां आपको पता है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, इस तरह के उसने डिजाइन बनाए थे। और कसूती आपको पहले भी बताया, कर्नाटक की जो कढ़ाई होती है और उसको जंजीर से उठा रखा था, मतलब उनको बहुत उभरा उभरा बना रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। जो पारंपरिक डिजाइन है उनमें बंगाल की कढ़ाई, लखनऊ की कढ़ाई, गुजरात की कढ़ाई और कर्नाटक की कढ़ाई सभी शामिल करके जो ईला ने ये नवाचार किया था, ये नए डिजाइन बनाए थे, वो सभी लोगों को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। अब ईला के जो पाँव हैं जिनसे वह कढ़ाई करती है वह रुकते नहीं हैं। उसकी आंखों में चमक है, होठों पर मुस्कान है और उसमें एक अनूठा विश्वास है, आत्मविश्वास है। और उसकी सुनहरी रूपहली बूटियां जो उसके डिजाइन है उकेरते हुए वह अब थकती नहीं है। अभी हमने ईला के बारे में पढ़ा, जो एक विशेष आवश्यकता वाली लड़की है जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन उसने अपनी इस चुनौती को स्वीकारा, उसने हार नहीं मानी और जो काम वो अपने हाथों से नहीं कर पाती थी उसने अपने पैरों से करना शुरू कर दिया।
उसने अपनी परंपरागत कढ़ाई को भी पैरों से करना शुरू कर दिया और उसमें महारत हासिल कर दी। एक दिन ऐसा आया जब उसके किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगी और उसके कार्यों को सराहा गया। अब इला की आंखों में चमक और आत्मविश्वास था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। यदि हम चाहें तो कई रास्ते बन जाते हैं और एक दिन हमें जीत हासिल होती। जहाँ चाह वहाँ राह। अब ये अभ्यास कार्य है। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ? यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? चर्चा के बिंदु जिन पर हमने चर्चा करी: पाठ का वादन, कठिन शब्द, प्रश्न। अब आपके लिए गृह कार्य है कि इस पाठ में कशीदाकारी जैसे सिलाई, कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाइए। आपने कितने नए शब्द सीखे? दूसरा, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा कीजिए, जैसे फुटबॉल, बुनाई, ऊन,